Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 30 in our advanced topics on change management. जैसे कि आपको याद है लेक्चर नंबर 28 में हमने बात की थी कि इंटरनेशनली मल्टीनेशनल कंपनीज अपने आप को कैसे स्ट्रक्चर करती हैं या अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं। तो हमने देखा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर के साथ चल सकती हैं, मदर डॉटर स्ट्रक्चर के साथ चल सकती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, मैट्रिक स्ट्रक्चर्स अपनाती हैं बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज। और फिर हमने लेक्चर नंबर 29 में एक केस स्टडी शुरू की थी जो कि हमें बेसिकली दुनिया की दो बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के बारे में है। एक थी फिलिप्स और मित्सुबिशी के बारे में। और इस केस स्टडी का मकसद क्या था कि हम देखना चाहते थे कि अपनी इंसेप्शन से, अपनी शुरुआत से इन कंपनीज ने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल मार्केट्स में, और फिर इन्होंने एनवायरमेंटल चेंजेस के मुताबिक अपने आप को कैसे चेंज करती रही ये कंपनीज, जब किस किस्म की चेंजेस इंट्रोड्यूस करती रही। तो बेसिकली हम देख रहे थे कि थ्रू आउट देयर लॉन्ग हिस्ट्रीज फिलिप्स एंड मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जापान हैड फॉलोड वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। हमने कहा कि दोनों ने एक डिफरेंट रूट के थ्रू अपने आप को इंटरनेशनली इस्टेब्लिश किया है and emerged with very different organization capabilities. Philips built its success on worldwide portfolio of responsive national organizations, while Mitsubishi based its global competitiveness on its centralized, highly efficient operations in Japan. During the first decade of 21st century, however, both companies experienced major challenges to their historic competitive positions and organization models. Implementing yet another round of strategic initiatives and organization restructuring, the chief executive officers at both companies were taking their respective organizations in very different directions. At the end of the decade, observers wondered how changes could affect their long-running competitive battle. तो हमने फिलिप्स के बारे में तो लेक्चर 28 में इन डिटेल बात की, और हमने ये देखा कि फिलिप्स 1892 में एक फैमिली ने ये बिजनेस के तौर पे, लाइट बल्ब्स के बिजनेस के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया था। 19th सेंचुरी की शुरू में बाय 1899 उन्होंने लाइट बल्ब के एक्सपोर्ट जो है यूरोप में शुरू कर चुके थे वो लोग, और आहिस्ता आहिस्ता यूएस, चाइना, जापान, रशिया, पूरी दुनिया में उन्होंने लाइट बल्ब पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए थे, जहाँ इवन वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स भी एस्टेब्लिश कर ली थी। और लास्ट लेक्चर में हमने फिलिप्स के बारे में इन डिटेल देखा, और हमने कहा जी कि कैसे कैसे वो चेंजेस आती गई वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, ठीक है। उन्होंने किस तरह नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की, फिर उन्होंने प्रोडक्ट डिवीजन्स क्रिएट किए। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो इंतहाई पावरफुल थी शुरू में, ठीक है, और प्रोडक्ट डिवीजन्स की कोई ऐसा खास लिफ्ट नहीं कराती थी। कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते रहे, उन्होंने प्रोडक्ट डिवीजन्स को मोर पावरफुल बनाने की कोशिश की, रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश की, बहुत सारी डाउन साइजिंग की। उसके बावजूद बाय 2009 फिलिप्स के बारे में ये क्लियर नहीं था कि वो कंपनी कहाँ जा रही है या उसकी डायरेक्शन क्या है। इधर ये इतनी सारी जो एफर्ट की गई है डिफरेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स, आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरह डिफरेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने रीस्ट्रक्चरिंग की और अपने तौर से कोशिश की कि फिलिप्स को जो है वो प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग कामयाब हुई या नहीं, स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। अब हम मित्सुबिशी के बैकग्राउंड के इस लेक्चर में हम मित्सुबिशी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि मित्सुबिशी जो है, जो कि पैनासोनिक के नाम से जानी जाती है, उसकी स्टोरी क्या है। इन 1918, 23 years old Konosuke Mitsubishi, or KM as he was affectionately known, invested 100 yen to start production of double-ended sockets in his modest home. The company grew rapidly, expanding into battery-powered lamps, electric irons and radios. On May 5, 1932, Mitsubishi 14th anniversary, KM announced to his 162 employees a 250-year corporate plan.
broken into 25-year sections, each to be carried out by successive generations. His plan was codified in a company creed and in the 7 spirits of Matsuhita, which provided the basis of the cultural and spiritual training all new employees received on joining the company. अब देखें ये एक particularly interesting example भी है कि देखें जापानीज कितनी दूर की सोचते हैं और कितनी दूर की प्लानिंग करते हैं. तो 23 years old Matsuhita जो था उसने 1918 में अपनी इस Matsuhita कंपनी की बुनियाद डाली, ठीक है. और मई 1932 में उसने कंपनी की 14th एनिवर्सरी पे 250 years कॉर्पोरेट प्लान दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है. उसने वो कॉर्पोरेट प्लान जो है वो 25 years सेक्शंस में जो था वो डिवाइडेड था और उसने कहा जी कि ये कंपनी जो है 250 साल में कहाँ तक पहुँचेगी ये मैंने आज डिसाइड किया है, उसने प्लान प्रोवाइड किया, ठीक है. In the post-war boom, Matsuhita introduced a flood of new products. TV sets in 1952, transistor radios in 1958, color TVs, dishwashers, electric ovens in 1960. Capitalizing on its broad line of 5,000 products, the company opened 25,000 domestic retail outlets, 40% of appliance stores in Japan in the late 1960s. They not only assured sales volume, but also gave company direct access to market trends. When post-war growth slowed, however, the product line expansion and excellent distribution system no longer ensured growth and the company looked to export markets. देखिए 1960s में कंपनी जो है उसने कोई 5,000 स्टोर्स जो हैं वो 25,000 डोमेस्टिक रिटेल स्टोर्स जो हैं वो जापान में इस्टेब्लिश कर चुकी थी और उसका मार्केट शेयर जो था वो अप्लायंसेस में कोई 40% था बाय लेट 1960s. लेकिन अब जो था सिर्फ जापान की मार्केट को सर्व करने से मज़ीद फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी जब तक कि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट्स में एंटर नहीं करती. The organization foundation, इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशंस किस किस्म की हैं? It comes up with a divisional structure. Plagued by ill health, KM began to delegate more than was typical in Japanese company. In 1933, Matsuhita became the first Japanese company to adopt a divisional structure. In addition to creating a small business environment, the structure generated internal competition that spurred each business to drive growth by leveraging its technology to develop new products. But after the innovating division had earned substantial profits on its new product, the one division policy was to spin off as a new division to maintain the hungry spirit. Management provided each division with funds to establish largely self-sufficient development, production and marketing capabilities. Corporate treasury operated like a commercial bank, reviewing divisions' loan requests for which it was charged slightly higher than market interest and accepted interest-bearing deposits in their excess funds. Divisional profitability was determined after deduction for central services and interest on internal borrowing. Each division paid 60% of earning to headquarters and financed working capital and fixed assets needs from retained 40%. Transfer prices were based on the market and settled through the treasury on normal commercial terms. KM expected uniform performance across the company 36 divisions, and division managers whose operating profits fell below 4% of the sales for 2 consecutive years were replaced. अब देखिए हमें बता रहा है कि जी शुरू से ही जो केस स्टडी जो है वो हमें बता रही है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैत्सुहिटा जो थी वो एक डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ ऑपरेट कर रही थी और स्मॉल बिजनेस एनवायरनमेंट थी हर डिवीजन की. और हर डिवीजन को इनकरेज किया जाता था कि वो ग्रोथ इंक्रीज करे बाय इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में करने में कामयाब हो जाते थे तो इट बिकेम अ न्यू डिवीजन. अब मैनेजमेंट जो है हर डिवीजन को जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती थी ताकि इट शुड बिकम सफिशिएंट इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज. और जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी थी इट यूज्ड टू ऑपरेट लाइक अ कमर्शियल बैंक, ठीक है.
आपको उनको लोन की रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, आपको एक लोन की एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, वो आपकी लोन की एप्लीकेशन को अप्रूव करते थे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और आप जो है इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट्स जो हैं, वो एक्सेस फंड्स जो हैं, उनको इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट्स के तौर पे उसमें डिपॉजिट्स भी दे कर सकते थे। डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ये जो ट्रेजरी की जो किस्तें हैं वो देने के बाद और जो भी इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो देने के बाद डिटरमिन की जाती थी। ईच डिवीजन जो है वो 60% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो हेड ऑफिस को जाता था और 40% वो रिटेन कर सकता था अपने जो भी उसकी वर्किंग कैपिटल फिक्स नीड्स हैं उनके लिए। देखें, एंड देन अगेन जो कंपनी थी उसके कोई 36 डिवीजन थे और डिवीजन मैनेजर्स जो थे वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और जिस डिवीजन का अगर 2 साल के लिए कंसेक्टिव 2 ईयर्स के लिए 4% से कम प्रॉफिट होता था ऑफ सेल्स तो उसके मैनेजर को रिप्लेस कर दिया जाता था। While basic technology was developed in a central research laboratory (CRL), product development and engineering occurred in each of the product's divisions. Mitsuhita intentionally underfunded the CRL, forcing it to compete for additional funding from the divisions. Annually, the CRL publicized its major research progress to the product divisions, which then provided funding for CRL to develop technology for marketable applications. Rarely, the innovator, Mitsuhita, was usually very fast to market, earning its nickname Manihita or copycat. देखिए, हमें मज़ीद फर्दर बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती थी। कह लीजिए टेक्नोलॉजी जो थी वो सेंट्रली डेवलप होती थी, एक सेंट्रल रिसर्च लेबॉर्ट्री थी जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन Mitsuhita जो कॉर्पोरेशन थी वो इंटेंशनली इस सेंट्रल लैब को लेस फंड्स देती थी। इनको compete करना पड़ता था विद डिवीजन्स, उनको डिवीजन्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ते थे, ठीक है, और जब अपनी टेक्नोलॉजी दिखानी पड़ती थी, जब मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और डिवीजन्स को वो डिवीजन्स फिर उसको उसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को फंड करते थे, ठीक है। जनरली वो कहते हैं इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू डेवलप प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज कॉपीकैट, कि ये दूसरों के प्रोडक्ट्स कॉपी करते। Mitsuhita इंटरनेशनलाइजेशन। अब इंटरनेशनलाइजेशन कैसे शुरू हुई इसके बारे में हम देखते हैं। Although the establishment of overseas market was a major thrust of the second 25 years in the 250-year plan, in an overseas trip in 1951, KM had been unable to find any American company willing to collaborate with Mitsuhita. The best he could do was a technology exchange and licensing agreement with Philips. Nonetheless, the push to internationalize continued, expanding through color TV. In the 1950s and 60s, trade liberalization and lower shipping allowed Mitsuhita to build a healthy export business with its black and white TV sets. In 1953, the company opened its first overseas branch office, the Mitsuhita Electric Corporation of America. With neither distribution network nor a strong brand, the company had to resort to selling through mass merchandisers and discounters under their private brands. During the 1960s, pressure from national government in developing countries led Mitsuhita to open plants in Southeast Asia and Central and South America. As manufacturing costs in Japan rose, the company shifted more basic production to those low-wage countries, but almost all high-value components and sub-assemblies remained in a scale-intensive Japanese plant. By the 1970s, political pressure forced Mitsuhita to establish assembly operations in the Americas and Europe. In 1972, it opened a plant in Canada. In 1974, it brought Motorola TV business in the United States, and in 1976, it built a plant in Wales to supply European common market. देखिए, अब हमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन कैसे हुई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में Mitsuhita जो कैसे उसने जो है डेवलप किया। वो कहते थे कि एक तो जो था वो पॉलिटिकल प्रेशर था कि जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज थी और सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी, वहाँ की गवर्नमेंट्स फोर्स करती थी कि यहाँ पे आप जो है अपना प्लांट लगाएं ताकि हमारे भी यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो।
लेकिन एनीवे विद टाइम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो जापान में काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रही थी। जापान में मैन्युफैक्चरिंग जो थी दैट वाज प्रूविंग टू बी क्वाइट कॉस्टली। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैत्सुहिटा ने जो है बहुत सारे प्लांट्स जो है वो लो वेज कंट्रीज में इस्टेब्लिश किए, ठीक है। लेकिन स्टिल जो हाई वैल्यू कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज थे वो स्केल इंटेंसिव जापानीज प्लांट में ही बनते थे। बाय 1970s पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मैत्सुहिटा ने अमेरिका और यूरोप में भी प्लांट्स इस्टेब्लिश किए। फॉर एग्जांपल कनाडा में उसने एक प्लांट लगाया और यूनाइटेड स्टेट्स में लगाया एंड देन इवन इंग्लैंड में एक प्लांट जो है उसको इस्टेब्लिश किया फॉर द यूरोपियन कॉमन मार्केट। बिल्डिंग ग्लोबल लीडरशिप थ्रू VCRs. The birth of video cassette recorder VCR propelled Matsuhita into first place in the consumer electronics industry during the 1980s. Recognizing the potential mass market appeal of the professional broadcast, VCR first developed in 1956 by Californian company Ampex. Matsuhita began developing the technology. It launched its commercial broadcast video recorder in 1964 and 2 years later introduced a consumer version. देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैत्सुहिटा जो है वो पर्टिकुलरली अपने VCRs की वजह से दुनिया में एक लीडरशिप पोजीशन उसने हासिल की और पर्टिकुलरली 1964 में उसने पहला अपना कमर्शियल ब्रॉडकास्ट वीडियो रिकॉर्डर इंट्रोड्यूस किया और 2 years later it also introduced a consumer version. Subsequently, a battle over VCR format developed. In 1975, Sony introduced the technically superior Betamax format, and in 1976, JVC launched a competing VHS format. Under pressure from MITI, Japan's Industrial Planning Ministry, Matsuhita agreed to give up its own format and adopt the VHS standard. During its 20 years of development, Matsuhita research team lived the VCR product cycle, moving from CRL to product divisions, development labs, and eventually to plants producing VCRs. देखिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं बता रहे हैं मज़ीद के किस तरह जो है वो VCR की डेवलपमेंट हो रही थी, या किस तरह VCR एक प्रोडक्ट की सूरत में डेवलप किया जा रहा था मैत्सुहिटा की तरफ से। Between 1977 and 1985, Matsuhita increased VCR capacity 33-fold to 6.8 million units, not only to meet its own needs, but also those of OEM customers like GE, RCA, Philips and Zenith, who decided to forego self-manufacture and outsource to the low-cost Japan. देखिए by 1985 Matsuhita जो था one of the biggest VCR producers था और वो कहता जी कि they used to sell some 6.8 million units, ना सिर्फ खुद बल्कि वो अदर कंपनीज लाइक GE, RCA, Philips and Zenith जो है उनके लिए भी मैन्युफैक्चर करते थे। Increased volume enabled Matsuhita to slash prices 50% within 5 years of launch. In parallel, the company licensed the VHS format to other manufacturers including Hitachi, Sharp, Mitsubishi and eventually Philips. By the mid-1980s, VCR accounted for 30% of Matsuhita sales and 45% of its profit. अब देखिए यहाँ पे VCR कहते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका था कि it accounted by 1980s में VCR accounted for 30% of Matsuhita sales and 45% of its profit. Changing systems and controls. In the mid-1980s, Matsuhita growing number of overseas companies reported to the parent in one of the two ways. Wholly owned and single product global plants reported directly to appropriate product division, while overseas sales and marketing subsidiaries and overseas companies producing a broad product line for local markets reported to Matsuhita Electric Trading Company (METC), a separate legal entity. देखिए अब हमें कुछ बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस को मैत्सुहिटा कंट्रोल किस तरह करता था, या इंटरनेशनल बिजनेस को मैत्सुहिटा जो है वो मैनेज किस तरह कर रहा था मैत्सुहिटा एज अ कंपनी। यानी मिड 1980s Matsuhita growing number of overseas companies reported to the parent in one or two ways: wholly owned
single product global plants reported directly to appropriate product divisions, while overseas sales and marketing subsidiaries and overseas companies producing a broad line of products for local markets reported to Matsuhita Electric Trading Company. ठीक है, दो रिपोर्टिंग लाइन्स जैसी एस्टेब्लिश हो गई थी. कुछ जो थी कंपनीज वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट डिविजन्स को रिपोर्ट करती थी, और कुछ जो थी जो कि होली ओन्ड जो कि मार्केटिंग या सेल्स सब्सिडरीज थी जहाँ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती थी फॉर द लोकल मार्केट, वो मैट्सुइटा इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कंपनी को रिपोर्ट करती थी. थ्रू आउट द 1970s, product divisions maintained strong operating control over the offshore operations. They had plant and equipment designed by the parent company, followed manufacturing procedures dictated by the center, and used materials from Matsuhita domestic plants. By the 1980s, increased local sourcing gradually weakened the division's direct control. So instead of controlling inputs, they began to monitor output, quality and productivity levels, for example. देखिए वो कहते हैं जी कि अब कंट्रोल का एक और मैकेनिज्म जो है उन्होंने वाज़ेह किया है. अब वो कहते हैं जी वो क्या है कि देखिए कि वो कहते हैं जी थ्रू आउट 1970s जो है प्रोडक्ट डिविजन्स मेंटेन स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कंट्रोल ऑफ द ऑफ शेयर ऑपरेशंस. तो प्रोडक्ट डिवीजन से वो स्ट्रांगली कंट्रोल करते थे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी ऑफ शोर ऑपरेशंस में. दे हैड प्लांट एंड इक्विपमेंट डिजाइन बाय पेरेंट कंपनी, followed manufacturing procedures dictated by the center, and used materials from Matsuhita domestic plants. By the 1980s, increased local sourcing gradually weakened the division's direct control. So instead of controlling inputs, they began to monitor output, quality, and productive levels. तो शुरू में तो जब वो पेरेंट कंपनी जो है उसके कंपोनेंट्स पे ज़्यादा लाई करते थे, डोमेस्टिक कंपनी जब मैट्सुइटा जापान पे ज़्यादा लाई करते थे तो वो इनपुट्स पे भी कंट्रोल रखते थे, इनपुट्स को मॉनिटर करते थे. लेकिन अब जैसे जैसे वो आउटसोर्सिंग ज़्यादा होती गई तो देन इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग द इनपुट के क्या कंपोनेंट्स किस किस्म के, उन कंपोनेंट्स की क्वालिटी क्या है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करने के बजाय उन्होंने आउटपुट मॉनिटर करना शुरू कर दी कि आउटपुट जो है जो टीवी सेट्स बन रहे हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बन रही हैं उनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी लेवल्स क्या हैं. अब हम देखते हैं कि जी हेडक्वार्टर और सब्सिडरी रिलेशनशिप्स किस किस्म की थी. Although METC and the product division set detailed sales and product targets for the overseas subsidiaries, they told local managers that they had autonomy on how to achieve them. But as Mike Matsuoka, president of the European source in Cardiff, Wales, emphasized, failures forfeited freedom. Losses show bad health and invite many doctors from Japan who provide advice and support. देखिए जो मैट्सुइटा इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कंपनी जो थी और जो प्रोडक्ट डिविजन्स जो थे वो डिटेल में सेल्स टारगेट और प्रॉफिट टारगेट्स जो थे वो ओवरसीज सब्सिडीज के उनका तायुन करते थे. लेकिन लोकल मैनेजर्स को ये फ्रीडम ज़रूर होती थी कि वो जिस तरह चाहे उनको अचीव कर लें टारगेट्स को. अगर कुछ जो सब्सिडरीज जो अप टू डेट परफॉर्मेंस नहीं देती थी या अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं शो करती थी तो जनरली क्या होता था कि लॉट ऑफ मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट जो थी जापान से वो आके फिर उनको एडवाइस करती थी और सपोर्ट करती थी. तो एक मैनेजर कहता है लॉसेस शो बैड हेल्थ एंड इनवाइट मैनी डॉक्टर्स फ्रॉम जापान हु प्रोवाइड advice and support. In the mid-1980s, Matsuhita had over 700 expatriate Japanese managers and technicians on foreign assignments for 4 to 8 years, primarily to play a vital communication role, explained one senior executive. Even if a local manager speaks Japanese, he would not have the long experience that is needed to build relationships and understand our management processes. Expatriate managers were located throughout the foreign subsidiaries, but there were few positions that were almost always reserved for them. The most visible was the subsidiary general managers, whose main role was to translate Matsuhita philosophy abroad. Expatriate accounting managers were expected to mercilessly expose the truth to corporate headquarters, and Japanese technical managers were sent to transfer product and process technology and provide health headquarters with local market information. These expatriates maintained relationships with senior colleagues in their divisions,
so acted as career mentors, evaluated performance with some input from local managers and provided expatriates with information about company developments. अब देखिए वो कहता है जी कि जो सब्सिडरीज थी उनको एक बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता था, पर्टिकुलरली जो टॉप मैनेजमेंट थी सब्सिडरी की वो जापान से भेजी जाती थी, और सब्सिडरी का जनरल मैनेजर जो था वो जनरली जापानीज होता था, ठीक है। एक्सपेट्रिएट अकाउंटिंग मैनेजर्स जापानीज होते थे, ठीक है। सिमिलरली टेक्निकल मैनेजर्स जापानीज होते थे, ठीक है। तो दिस वुड इंश्योर कि एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो सब्सिडरी पे मेंटेन रखा जाए। देन अगेन कम्युनिकेशन कैसे फैसिलिटेट की जाती थी। Subsidiary general managers visited Osaka at least 2 to 3 times each year, some as often as every month. Corporate managers reciprocated these visits, and on average major operations hosted a headquarter manager each day of the year. Face-to-face meetings were considered vital. Figures are important, said one manager, but the meetings are necessary to develop judgment. Daily faxes and nightly phone calls from headquarters to offshore expatriates were considered vital. अब देखिए कम्युनिकेशंस भी जो है वो किस चीज़ पे एम्फोसिस थी कि हेडक्वार्टर जो है वो फुली अवेयर है कि सब्सिडरीज में क्या हो रहा है। जो जनरल मैनेजर्स जो थे दे वुड एटलीस्ट विजिट 2 or 3 times each year, वो ओसाका विजिट करते थे, एंड समटाइम्स एज ऑफन एज once every month. कॉर्पोरेट मैनेजर्स जो थे वो रेसिप्रोकेट करते थे, ठीक है। सब्सिडरी से मैनेजर्स जो थे वो हेड ऑफिस रहते थे, हेड ऑफिस के मैनेजर्स सब्सिडरीज विजिट करते रहते थे, एंड ऑन एवरेज मेजर ऑपरेशंस होस्टेड अ हेडक्वार्टर्स मैनेजर ईच डे ऑफ द ईयर. फेस टू फेस meetings were considered vital. Figures are important, said one manager, but meetings are necessary to develop judgment. Daily faxes and nightly phone calls from headquarters to offshore expatriates were considered vital. Yamashita operation localization. Although international sales kept rising, growing host country pressures caused concern about the company's highly centralized operations. In 1982, Matsuhita, newly appointed president Toshiko Yamashita, launched Operation Localization to boost offshore production from less than 10% of value added to 25%, or half of overseas sales by 1990. To support the target, he set out a program of 4 localizations: personnel, technology, material and capital. देखिए मैं कहता हूँ बाय 1982 जो होस्ट गवर्नमेंट्स थी वो पोलिटिकली प्रेशराइज कर रही थी मैत्सुहिटा को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो असेंबली है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होस्ट कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग हैं उनको की पोजीशंस पे अपॉइंट किया जाए. Over the next few years, Matsuhita increased the number of local nationals in key positions. In the United States, for example, American became presidents of three of the 6 local companies. While in Taiwan, the majority of division heads were replaced by Chinese managers. In each case, however, local national managers were supported by Japanese advisors who maintained direct link with the parent company. अब देखें पॉलिटिकल प्रेशर को काउंटर किस तरह कर रहे हैं और अपना एक डायरेक्ट कंट्रोल किस तरह मेंटेन कर रहे हैं. देखिए जहां उन्होंने लोकल जो नेशनल्स हैं उनको की पोजीशंस पे अपॉइंट किया, वहाँ उन्होंने उनके साथ जापानीज़ को एज एडवाइजर्स अटैच कर दिया, और जापानीज़ जो थे दे यूज्ड टू मेंटेन डायरेक्ट लिंक्स विद द पेरेंट कंपनी. To localize technology and materials, the company developed local subsidiaries, expertise in sourcing equipment locally, modifying design to local requirements, incorporating local components, and adapting corporate processes and technologies to accommodate the changes. लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी उसको भी इनकरेज किया जा रहा था, लोकल सोर्सिंग जो थी उसको इनकरेज किया जा रहा था, लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो थी वो परमिट किया जा रहा था कि वो डिज़ाइंस को मॉडिफाई कर लें, लोकल कंपोनेंट्स असेंबल कर लें, कॉर्पोरेट प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको अडेप्ट कर लें लोकल नीड्स के मुताबिक. And by mid-1980s, offshore production subsidiaries were free to buy minor supplies from local vendors, but still had to buy key components from internal sources. One of the most successful innovations was to give overseas sales subsidiaries more choice over the products they sold.
Each year the company held a 2-week internal merchandising show and product planning meetings where product divisions exhibited new lines. Here foreign subsidiary managers negotiated for changes in the product features, quantities and even prices for products they felt would better meet their local needs. Product division managers, however, could overrule the sales subsidiary if they thought introduction of a particular product was of strategic importance. सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरह मैट्सुहिटा कैसे मूव कर रही है? जहां उन्होंने लोकल मैनेजर्स अपॉइंट किए, वहां उन्होंने थोड़ी सी फ्रीडम दी कि लोकल जो मैनेजर्स हैं, जो लोकल जो सब्सिडरीज हैं, वो लोकल मार्केट से कंपोनेंट्स सोर्स कर लें। ठीक है, अगेन उन्होंने ये लोकल सब्सिडरीज को अगेन ये फ्रीडम दी कि वो लोकल मार्केट की नीड्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स को चूज करें कि किन प्रोडक्ट्स को वो मार्केट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में। ठीक है, प्रेसिडेंट Yamashita hope was that operational localization would help Matsuhita overseas companies develop the innovative capability and interpose initiatives he had long admired in the annals of rival Philips. Yet despite his full localization, overseas companies continued to act primarily as implementation arms of Japanese-based product divisions. Unusually for a Japanese CEO, Yamashita publicly expressed his unhappiness with lack of initiative at the TV plant in Cardiff. Despite the transfer of substantial resources and delegation of many responsibilities, he felt the plant remained too dependent on the center. So, Yamashita जो था वो चाहता था कि जैसे फिलिप्स जो है उसकी एनोस जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और वो काफ़ी हद तक लोकल मार्केट्स और नीड्स को समझती हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला करती हैं, तो जो मैट्सुहिटा की सब्सिडरीज हैं उनको भी उनमें भी कैपेबिलिटी पैदा होनी चाहिए। अब देखते हैं हम एक नए सीईओ जो है वो तनाई इंटीग्रेशन एक्सपेंशन। तनाई ने क्या किया? Yamashita's successor, Akio Tanai, expanded on his predecessor's initiative. In 1986, in an effort to integrate domestic and overseas operations, he brought all foreign subsidiaries under the control of METC, then merged METC into parent company. Then to shift operational control near to local markets, he relocated major regional headquarter functions from Japan to North America, Europe and Southeast Asia. Yes, still he was frustrated that the overseas subsidiary companies acted as little more than implementing agents of Osaka-based product divisions. Through all these changes, however, Matsuhita worldwide growth continued, generating huge reserves. With 17.5 billion in liquid financial assets at the end of 1989, the company was referred to as Matsuhita Bank. देखिए, अब हमें वो कह रहे हैं कि जी कि कंपनी जो है उसका ऑपरेशंस जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे फ्रॉम जापान टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब हमें कहता है जी कि उसकी सक्सेस का आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकें कि उसके जो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स जो थे उनकी वर्थ कोई 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थी और इसीलिए उसको मैत्सुहिटा बैंक का नाम भी दिया गया। Frustrated by the inability to develop innovative overseas companies, top management decided to buy them. To obtain a software source for hardware businesses in 1991, the company acquired MCA, the US entertainment giant, for $6.1 billion. Within a year, however, Japan's bubble economy had burst, and almost overnight, Tanai had to shift the focus from expansion to cost containment. Despite his best efforts, the problems ran too deep. With 1992 profits less than half the 1991 level, the board took the unusual move of forcing Tanai to resign in February 1993. Anyway, वो कहते हैं कि कंपनी 1989 में तो क्वाइट प्रॉफिटेबल थी, लेकिन 1991 में जो जापानीज़ मार्केट थी वो चेंज हो गई, इकोनॉमी बबल बर्स्ट हो गया इकोनॉमी का, और प्रॉफिट्स जो थे दे वर क्वाइट लेस। विद द रिजल्ट जो बोर्ड था उसने तनाई को कहा कि भाई आपकी छुट्टी, आप मौज करें। तनाई को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया और उनकी जगह एक नए सीईओ 1993 में अपॉइंट किए गए और वो थे मोरिशिटा चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस।
At 56, Yuichi Morishita was the most junior of the company executive vice president when he was tapped as a new president. In a major strategic reversal, he sold 80% of MCI to Seagram, booking a 1.2 billion loss on the transaction. Over the following 18 months, under the slogan Simple, Small and Speedy and Strategic, he then moved 6,000 staff to operating jobs. Yet the company continued to struggle. Japan's domestic market for consumer electronics collapsed from 42 billion in 1989 to 21 billion in 1999. And the rise of new competition from Korea, then China, created a global glut. Then a price collapse. The strong yen making its exports uncompetitive, Matsuhita product division shifted production offshore, mostly to low-cost countries like China and Malaysia. By the end of the decade, its 160 factories outside Japan employed 140,000 people, about the same number of employees as in 133 Japanese plants. Yet management seemed unwilling to close inefficient Japanese plants or lay off staff with a commitment of lifetime employment. Despite Morishita's promises, internal resistance prevented his implementation of much of the promised radical change. अब देखिए नए CEO साहब जो आए उन्होंने नए हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या चेंजेस की। उन्होंने कहा जी कि ऑफ शोर जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और लो कॉस्ट कंट्रीज़ लाइक मलेशिया एंड चाइना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफ़र की जाए, ठीक है। और अब जो है वो कहता है जी कि बाय द एंड ऑफ हिज डिकेड 160 फैक्ट्रीज जो थी वो आउटसाइड जापान थी और उनमें 140,000 लोग काम करते थे और सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज 133 प्लांट्स इन जापान। वो चाहते थे कि जापान में जो प्लांट्स जो हैं इनएफिशिएंट हैं उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन दैट प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज जापानीज जनरली दे बिलीव इन लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट। In the closing years of decade, Morishita began emphasizing the need to develop technology and innovation offshore. Concerned that only 250 of the company's 3,000 R&D scientists and engineers were located outside Japan, he began investing in R&D partnerships and technical exchanges, particularly in emerging fields. For example, in 1988, he signed a joint R&D agreement with the Chinese Academy of Sciences, China's leading research organization. Later that year, he announced the establishment of Panasonic Digital Concept Center in California. Its mission was to act as a venture fund and an incubation center for new ideas and technologies emerging in Silicon Valley. To some, it was an indication that Matsuhita had given up trying to generate new technology and business initiatives from its own overseas companies. अब देखिए उन्होंने एक्विजिशन की तरफ की, अब उन्होंने और कंपनीज एक्वायर की जो कि आर&डी में ज़्यादा इन थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्रीमेंट साइन की विद द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस ताकि रिसर्च पे फोकस किया जा सके। सिमिलरली उन्होंने एक सेंटर बनाया कैलिफोर्निया में जो कि नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे वहाँ पे काम किया जाए। दिस मेंट कि उनका जो आइडिया था कि ओवरसीज सब्सिडीज़ इनोवेशन पे काम करेंगी या नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगी, वो कामयाब साबित ना हो सका। नाकामुरा ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आए इन जून 2000। Konio Nakamura, the 38-year veteran who had headed MET's North America operations, was named president. Operating profits were 2.2% of sales, with consumer electronics generating only 0.4% due to losses in TV and VCR divisions. Just as Morishita had promised 7 years earlier, the new CEO vowed to raise operating margins to 5% in 3 years. By December, Nakamura was ready to announce his first three-year end report, Value Creation 21 or VC21. Its main objective was to build a super manufacturing company on 3 foundations: a strong technology-based components, a flexible and responsive manufacturing capability, and customer-oriented solution-based business. तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? वो नई जो मैत्सुहिटा था उसको कैसे रीऑर्गेनाइज करना चाहते थे? वो कहते थे 3 फाउंडेशंस पे: a strong technology-based components business, a flexible and responsive manufacturing capability, customer orientation and solution-based businesses.
The new CEO emphasized the need to retain Matsuhita's fully integrated value chain, justifying it with a smile curve. While promised high returns in both upstream components and downstream services and solutions to offset lower returns in a highly competitive consumer electronic products in the middle of the value chain. At the core of VC21 was a plan to close inefficient scale-driven plants and concentrate production in manufacturing centers. Facilities transformed from old mass production assembly lines to modern flexible manufacturing cells. The transformation would be implemented first in Japanese mother plants and then rolled out to 170 plants worldwide. तो उनके जो चेंजेस के प्लान थे, उन्होंने कहा जी कि अब हमें जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है और वी नीड टू नाउ इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। और उन्होंने कहा जी कि ये चेंज जो है हम जापान से शुरू करेंगे और देन वर्चुअली हम 170 प्लांट्स वर्ल्ड वाइड हैं उधर भी टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे। Furthermore, as a part of the plan to replace Matsuhita's historic fragmented and compartmentalized structure with a flat web-based organization, Nakamura separated plants from the product divisions, which now had to source their products from non-captive and non-exclusive manufacturing centers. Sales and marketing was also stripped from the one powerful product divisions and absorbed in one of the two global marketing organizations. One for appliances and the other for consumer electronics. It was a cultural revolution, said one manager. तो और कुछ चेंजेस क्या हो रही हैं कि जो पावरफुल पीडीज थे उनसे पावर वापस ली जा रही है, ठीक है। और वो कहता है जी कि as a part of the plan to replace Matsuhita's historic fragmented and compartmentalized structure with a flat web-based organization, Nakamura separated plants from product divisions, which now had to source their products from non-captive and non-exclusive manufacturing centers. Sales and marketing was also stripped from the one powerful product divisions and absorbed in one or two global marketing organizations. One for appliances and the other for consumer electronics. It was a cultural revolution, said one manager. The marketing की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी शिफ्ट किया गया और नई मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है, और पीडीज की पावर को कम किया जा रहा है। बट द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नाकामुरा हैड अज्यूम्ड वुड सपोर्ट हिज प्लान disappeared with the track record recession of 2001, resulting in Matsuhita's first quarterly loss in history. The CEO immediately announced 5 emergency measures to reverse the situation. In one bold move, the company dropped its lifetime employment practice and offered early retirement to 18,000 employees. Over 13,000 accepted, not only reducing costs but also allowing a new generation of managers to emerge. In total, the domestic workforce was cut by 25,000 and 30 inefficient plants were closed. Despite these efforts, in March 2002, Matsuhita announced an operating loss of $1.7 billion US, an even more shocking loss of $3.7 billion, including restructuring charges. Calling the situation an intolerable social evil, Nakamura committed to delivering profit of 100 billion yens the next year. He told his executives that because implementation of emergency measures had not been satisfactory, he was launching a management improvement initiative. He challenged them to deliver a V-shaped recovery driven by V products, innovative, consumer-focused products launched rapidly into global market at competitive prices. He focused 70% of investments on consumer electronics and semiconductors, urging his managers to move Matsuhita's reputation for slow innovation and imitation. In the digital age, there is no room for imitators, he said. To eliminate the internal competitiveness he felt that had constrained the turnaround, he grouped all businesses into one of the 3 closely linked domains: digital networks, primary consumer electronics, mobile phones and telecom; home appliances, including lighting, environmental system and components with semiconductor batteries and motors. अब देखें यहाँ पे हमें मज़ीद रीस्ट्रक्चरिंग जो की जा रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कंपनी का केस स्टडी, और हमें बताया जा रहा है
कि नए प्रोडक्ट्स पे अब एम्फेसिस था, हमने कहा जी कि इमिटेशन और वो भी टू स्ट्रॉन्ग इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, कि अब हम इमिटेशन बेस्ड कंपनी नहीं हो सके, हमें नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है, एज देयर इज नो रूम फॉर इमिटेटर्स, ठीक है। देन ही टू एलिमिनेट इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस, उसने उसको टर्न अराउंड किया ग्रुप को और उसको 3 क्लोजली लिंक्ड बिजनेसेस डोमेन्स में रीडिफाइन किया, लाइक डिजिटल नेटवर्क्स दैट कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स एंड टेलीकॉम, home appliances including lighting and environmental systems and components, ठीक है, with semiconductor batteries and motors. In March 2004, at the end of 3-year VC21 plan, the company reported a profit of 185 billion yens, or 1.9 billion US dollars on sales of 7,500 billion yens, or 72 billion US dollars. As impressive as the result was, it was still less than half of the promised 5% operating margin. So Nakamura announced a new 3-year plan called Leap Ahead 21 with a 5% objective for 2007 as an interim step on way to 10% by 2010. Ursubua Inheritance. In April 2006, after announcing operating profits of 3.6 billion US dollars, Nakamura announced that he would step down as CEO in June. Spontaneously, analysts at the presentation gave him a standing ovation, a unique event in reserved Japan. His successor, Yamuni Ursubua, previously had the consumer electronic business, embraced Nakamura's commitment to surpass Samsung's 9.4% operating margin by 2010. Having led effort making Matsuhita the world leading plasma TV maker, Ursubua committed to dominating the fast growing flat screen market by investing 1.3 billion cash balance in focused R&D and more efficient global production. He wanted to build an ability to develop, manufacture and launch superior products twice a year globally. He will absolutely not be beaten in flat panel TV business, he said. अब देखिए 2006 में नाकामुरा जो है उसने 3.6 बिलियन US डॉलर्स का प्रॉफिट डिक्लेयर करके उसने चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया और उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया उस मीटिंग में जिसमें उसने अपने रेजिग्नेशन का अनाउंस किया। अब नया चीफ एग्जीक्यूटिव जो था और सुबह उसने कहा कि वो टीवी बिजनेस जो है या फ्लैट स्क्रीन टीवी मार्केट जो है उस पर फोकस करना चाहता है, उसमें R&D पे भी फोकस होगा, मार्केट पे भी फोकस होगा और वो चाहता है कि वो इस मार्केट में फ्लैट स्क्रीन टीवी में जो कॉम्पिटिटर्स है उनको बीट करे। In January 2008, he surprised many when he announced the change in the company name from Matsuhita to Panasonic, reflecting the name the company best known brand. अब 2008 में उसने क्या किया, उसने कंपनी का नाम Matsuhita से चेंज करके Panasonic रख दिया. It was part of the Ursubua's effort to grow overseas revenues from less than 50% to 60% by 2010. Still with Panasonic in 78th place on the Interbrand survey of the world brand recognition, he had a way to go. But any talk about foreign sales growth evaporated when the global financial crisis struck in 2008. In the December quarter, company sales slid 20%, while operating profit plunged to 84%. Immediately, Ursubua initiated a review of the company's 170 overseas plants, vowing to shut down any with an operating profit of less than 3% or declining sales over 3 years. The review resulted in the closure of 27 plants and the layoff of 15,000 workers. But the global crisis hit hard, and with restructuring charges and write-offs, the company projected a 4.2 billion loss for the full year ending in March 2009. The carefully laid plans for 90 billion in revenues and 10% operating margin by 2010 were vanishing dreams. अब देखिए हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है at the end कि अनलकली जो लास्ट CEO था उससे बैठा उसको 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन से दे स्लाइड बैक
वो कम हो गए, ठीक है, और जो ग्रोथ थी वो रुक गई, ठीक है। और दो कि उसने कोशिश की कि जो बड़े उसने एक टफ कोशिश की कि जो प्लांट्स जो हैं फॉरेन सब्सिडीज जो हैं वो जो 3% अगर प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट नहीं कर रही, जहाँ वो जो है अगर 3 इयर्स तक कॉन्टिन्यूसली उनकी सेल्स इंक्रीज नहीं होती तो उनको क्लोज कर देगा। उसे कोई 27 प्लांट्स क्लोज भी किए और कोई 15,000 एम्प्लॉयज़ को जो है वो डाउन साइज भी किया, बट स्टिल द कंपनी वाज इन मच ट्रबल। दोनों देखिए, आज की केस स्टडी जो है वो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पर्टिकुलरली चेंज मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोनों के आउटकम्स क्या हैं, कोशिश कर रहे हैं दोनों कंपनीज अपने आप को री लॉन्च करने के लिए, ग्रोथ के दोबारा ग्रो करने के लिए, जहाँ डिक्लाइन से बचने के लिए दोनों जो है कंपनीज जो है री इन्वेंट करने की कोशिश करती, ठीक है। हमने देखा था कि हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जी के आपको जो है री इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ती है कंपनीज़ को, जब वो मैच्योरिटी पे बहुत अरसे तक काम करती रहती हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, इनोवेशंस पे फोकस करना पड़ता है। तो दोनों कंपनीज जो है वो इनोवेशन पे फोकस कर रही हैं, पर अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक। एक कंपनी जो है फिलिप्स जो है, अगर हम फिलिप्स की एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि फिलिप्स जो है जब एज अ कंपनी मार्ज़े वजूद में आई 1892 में, तो वहाँ पे उसका एक अपने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे जिनके मुताबिक वो कंपनी जो थी वो ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। इन पर्टिकुलर हमने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो था वो स्ट्रक्चर जो था वो अपनाया गया था, और टेक्निकल और कमर्शियल एक्सपर्टीज़ जो है उसको कंबाइन किया गया था। मार्केट ओरिएंटेशन जो है वो शुरू से थी फिलिप्स में। और फिर हम देखते हैं कि जी फिलिप्स जो है वो जो है एक लाइट बल्ब के बिजनेस से शुरू हुई, और बाय 1900 जो है फिलिप्स वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइट बल्ब प्रोड्यूसर्स इन यूरोप, विद लार्ज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कंपनीज वर रेसिंग टू डिवर्सिफाई। उस वक्त 1900 में जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज थी, दे वर थिंकिंग टू डिवर्सिफाई। फिलिप मेड ओनली इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और इलेक्ट्रिक बल्ब्स पे ही उनका फोकस था, उसी की टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्रूव किया। टंगस्टन मेटल बल्ब्स, फिलामेंट बल्ब्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से इट बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी एज कम्पेयर टू इट्स राइवल्स, ठीक है। हॉलैंड का जो स्मॉल साइज था वो अनफ नहीं था कंपनी की नीड्स के लिए, ठीक है। जब कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट करना चाहती थी, जिस वॉल्यूम में मैस प्रोड्यूस करना चाहती थी, वो हॉलैंड की मार्केट उसके लिए अनफ नहीं थी। तो 1899 में ही उन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी अपने बल्ब्स, पर्टिकुलर टू मार्केट सच डाइवर्स मार्केट्स एज जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील एंड रशिया। In 1912, electric lamp industry began to show signs of overcapacity. Philips started building sales organization in United States, Canada and France. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिलिप्स जो है वो दूसरे इंटरनेशनलाइज्ड और ग्लोबल कंपनी के तौर पे सामने आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिप्स क्या थी, किस किस्म की कंपनी, देखिए जो शुरू से जो उसने जैरेड ने और एंटन ने मिलके कमर्शियल और टेक्निकल टैलेंट को इकट्ठा किया था, यही सब कुछ जो है वो डाउन तक एनोज में भी यही चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन अब देखिए कि ये डेवलप कैसे हुई। देखिए वो कहता है जी कि 1930s में जब डिप्रेशन आया तो फिलिप्स ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट यूरोपीय ममालिक में सब्सिडीज जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की, ताकि ट्रेड बैरियर्स का सामना ना करना पड़े, जहाँ हाई टैरिफ्स का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर की वजह से फिलिप्स को जो है अपने एसेट्स जो हैं वो ओवरसीज़ मुंतकिल करने पड़े। इन पर्टिकुलर ब्रिटिश फिलिप्स और नॉर्थ अमेरिकन फिलिप्स कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश की गई। अब ये नॉर्थ अमेरिकन फिलिप्स कॉर्पोरेशन और ब्रिटिश फिलिप्स जो है दे बिकेम एनोस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं के पैटर्न को इन्हीं के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए और बहुत सारे ममालिक में एनोस जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई। अब फिलिप्स के केस में क्योंकि वॉर की वजह से जो है फिलिप्स के हेड ऑफिस और एनोस में ख़ास लिंक नहीं था, राब्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था,
तो एनओज जो थी दे बिकेम वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, हाईली डिसेंट्रलाइज, अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को समझती थी, अपनी मार्केट की प्रोडक्ट डिमांड्स को समझती थी। तो इसमें यहाँ पे पीडीज जो प्रोडक्ट डिवीजन थे दे वर वीक और एनओज जो थी दे वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो सब्सिक्वेंटली ओवर द ईयर्स जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते रहे, द टॉप मैनेजमेंट जो आती रही, वो क्या फोकस करती रही, जब वो मैट्रिक्स को कैसे टिल्ट करने की कोशिश करती रही कि जो है वो पीडीज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते रहे, ठीक है, कि पीडीज स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि सेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा सकें, ठीक है। अब देखिए 1960s में यूरोपियन कॉमन मार्केट की बुनियाद रखी गई और यूरोपियन कॉमन मार्केट की बुनियाद रखने की वजह से जो ट्रेड बैरियर्स थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब कंपनी हर कंट्री में सब्सिडीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं थी और जो टेक्नोलॉजी थी वो भी चेंज हो रही थी, ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी मार्ज वजूद में आ रही थी, जिस जो कि लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स में ज़्यादा फिजिबल थी उसको प्रोड्यूस करना। इस वजह से अब जो सब्सिडी हर कंट्री में जो सब्सिडी थी, दैट वाज हैविंग अ सब्सिडी इन ईच एंड एवरी कंट्री वाज नॉट अ गुड आइडिया। Simultaneously, Philips' ability to bring in innovative products to market began to flatter, and in 1960s, जापानीज़ कंप्यूटर्स जो थे वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और जापानीज़ पर्टिकुलरली वीसीआर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे थे। ओवर द नेक्स्ट 4 डिकेड्स जो है 2009 तक बहुत सारे सीईओज आए जिन्होंने रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की फिलिप को मार्केट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, लेकिन स्टिल इन 2009 जो है वो फिलिप्स जो थी इट वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। Concerned about one magazine decides as a continued profitless progress, newly appointed CEO जो था वो 1970s में उसने सबसे पहले जो है वो जो पीडीज और एनओज की मैट्रिक्स थी उसमें पावर बैलेंस शिफ्ट करने की कोशिश की टुवर्ड्स पीडीज। और जो ये चीज़ जो है ये सब्सिक्वेंटली बहुत सारे और सीईओज जो हैं उन्होंने इसको मज़ीद मैट्रिक्स को टिल्ट करने की कोशिश की, लेकिन 1987 में बाय द टाइम वैन द कर्ट जो है वो सीईओ बना तो फिलिप्स जो है जो कंज्यूमर मार्केट में, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो उसकी नंबर 1 पोजीशन थी इट वाज नो मोर, ठीक है। और उसके जो नेट प्रॉफिट्स थे 1% to 2% तक चले गए और जबकि जनरल इलेक्ट्रिक के 9% मार्जिन थे और जापानीज़ कंपनीज़ के 4% तक मार्जिन थे, इसके मुकाबले में फिलिप्स जस्ट हैड अ मार्जिन ऑफ 1 to 2%, ठीक है। अब व्हेन द कर्ट जो था उसने कहा जी फिलिप के बिजनेसेस को कोर और नॉन कोर में जो है डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है और इवेंचुअली हम नॉन कोर बिजनेसेस से जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टू लिंक पीडीज मोर डायरेक्टली टू मार्केट, ठीक है, पीडीज को इम्प्रूव करने के लिए भी वेंडको ने काफ़ी कुछ किया और उसने जो है क्या किया कि जी के जो बहुत सारे जो पीडीज थे उनको उन मार्केट्स में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो थी ज़्यादा इन थी, जब प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल ऑडियो टेप एंड इलेक्ट्रिक शेवर प्रोडक्ट लाइन्स वो रीलोकेटेड टू जापान, ठीक है। तो ये रीलोकेशंस और ये चेंजेस जो हैं ये की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि ज़्यादा बेहतर तौर पे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। अब देखते हैं कि ये सारी कोशिशें जो हैं ये की जा रही हैं, इसी तरह जो है रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, डाउन साइजिंग की जा रही है। बहुत सारे जो सब्सिक्वेंट सीईओ थे उन्होंने हेड काउंट डिक्रीज़ करने की कोशिश की और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन एनीवे और उन्होंने रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की और सिर्फ 3 डिवीजन्स पे जो है उसको ला के जो उन्होंने बहुत सारे उनके डिवीजन्स थे उन्होंने कहा जी कि नाउ वी विल हैव जस्ट 3 डिवीजन्स और वो कौन से थे, हेल्थ केयर, लाइटिंग एंड कंज्यूमर लाइफस्टाइल, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि अब जो बहुत सारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेंटर्स में की जाएंगी, ठीक है। इसके बजाय कि हर सब्सिडरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, हम सेंट्रलाइज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को, लाइक जैसे कि बहुत सारी जापानीज़ कंपनीज कर रही थी कि वेल से पूरे यूरोप को सप्लाई करी थी, मैक्सिको से पूरी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को कैटर फॉर करी थी। तो यही स्ट्रैटेजी जो है अब जो है फिलिप्स भी फॉलो करेगी। बट एनीवे इस रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद बाय 2009
फिलिप्स जो थी वो खास प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे सामने नहीं आई थी। इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि मैत्सुहिटा थी जो कंपनी, जो कि 1918 में 3 ईयर ओल्ड कोनोसुके मैत्सुहिटा ने, केएम जिसको अफेक्शनेटली कहा जाता था, उसने 100 येन से ये कंपनी अपने घर में शुरू की थी, जो कि तेज़ी से ग्रो की और अपनी 14th एनिवर्सरी में उसने 250 ईयर कॉर्पोरेट प्लान दिया कि मैत्सुहिटा कहाँ जाएगी। ठीक है, मैत्सुहिटा ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, टीवी सेट्स, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, डिश वॉशर्स, इलेक्ट्रिक ओवंस, लेकिन ऐसा एज अ कंपनी दे हैड अ सेंट्रलाइज कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे अब क्या था कि जो सब्सिडरीज थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बल्कि जो पीडीज थे, जो प्रोडक्ट जो थे, दे वर मोर स्ट्रांग। ठीक है, जो प्रोडक्ट डेवलपर्स जो थे दे वर मोर स्ट्रांग। इट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंपनी जो कि डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ जापान में ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो हर डिवीजन को जो फंड्स थी वो कमर्शियल बैंक के अंदाज में देती थी। ठीक है, ये नहीं है कि आपने फंड्स ले लिए और उड़ा दिए, आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, और जो आपने कर्जा लिया है कंपनी से, हेड ऑफिस से, वो रीपे करना पड़ता था। आप अपने प्रॉफिट्स का 60% हेड ऑफिस को देते थे, 40% आप रिटेन कर सकते थे फॉर एनी सब्सिडरी और डिवीजन नीड्स। ठीक है, जो डिविजनल मैनेजर थे वो रिटेन कर सकते थे। देखें, अब जो है वो मैत्सुहिटा ने भी इंटरनाइजेशन पे काफ़ी कोशिश की। शुरू में उसको कामयाबी नहीं हुई, कोई अमेरिकन कंपनी उनको लिफ्ट कराने को तैयार नहीं थी, लेकिन विद टाइम दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, और देखते हैं हम ड्यूरिंग 1960s पर्टिकुलरली जो लो कॉस्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ थे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए, इवन कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने प्लांट्स लगाए अंडर पोलिटिकल प्रेशर और वॉट एवर कंपनी नीड्स के मुताबिक, ताकि लोकल जो है वो, और जो इंटरनेशनलाइजेशन जो थी वो रैपिड इंटरनाइजेशन हो रही थी। ठीक है, पर्टिकुलरली उनका एक प्रोडक्ट जो था दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, जो वीसीआर का प्रोडक्ट था दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल एंड इट कंट्रीब्यूटेड अराउंड 45% ऑफ जितने जो रेवेन्यूज या प्रॉफिट जो था वो वीसीआर के एक प्रोडक्ट से प्रोड्यूस हो रहा था। हम देखते हैं कि इन मिड 1980s जो है मैत्सुहिटा ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरसीज कंपनीज रिपोर्टेड टू द पेरेंट इन वन ऑफ द टू वेज। अब देखिए, जो कुछ होली ओन्ड और सिंगल प्रोडक्ट ग्लोबल कंपनीज जो थी वो तो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट डिवीजन को रिपोर्ट करती थी, और जो सेल्स एंड मार्केटिंग सब्सिडरीज थी या ओवरसीज कंपनीज प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो थी वो मैत्सुहिटा इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कंपनी को रिपोर्ट करते थे। लेकिन एनीवे इसकी स्टडी में हमें बताया जाता है कि जहाँ फिलिप्स की कंपनीज जो थी या एनओज जो थी दे वर क्वाइट डिसेंट्रलाइज और दे वर क्वाइट इंडिपेंडेंट, और वो उनको ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ पे जो था स्ट्रिक्ट कंट्रोल था बाय द हेड ऑफिस, और यहाँ पे ये चाहते थे कि जो सब्सिडरीज हैं वो इनोवेशन की हद तक कम से कम खुद से इनिशिएटिव्स लें। ठीक है, और हम देखते हैं कि जनरली जितनी जो पोजीशंस थी, वाइटल पोजीशंस जो थी वो एक्सपैट्रिएट जापानीज मैनेजर्स ऑक्यूपाई करते थे। लाइक जनरल मैनेजर्स जो थे वो जापान से होते थे, अकाउंटिंग मैनेजर्स जापान से होते थे, टेक्निकल मैनेजर्स जापान से आते थे, उनका डायरेक्ट लिंक होता था हेड ऑफिस से, और वो पल पल की रिपोर्ट जो है हेड ऑफिस को प्रोवाइड करते थे, जो इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस को पहुँचती रहती थी। विद टाइम उन्होंने लोकल मैनेजर्स को इंक्रीज़ किया, उनको की पोजीशंस पे अपॉइंट करना शुरू किया, लोकल सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज़ की, लेकिन स्टिल जहाँ उन्होंने लोकल मैनेजर्स को अपॉइंट करना शुरू किया वहाँ पे स्टिल एडवाइजर्स जो थे वो जापान से ज़रूर आते थे और लुक आफ्टर करते थे कंपनीज़ को। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल था फ्रॉम द हेड ऑफिस। एंड देन अगेन जो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवल मैकेनिज्म था कि जनरल मैनेजर्स जो थे वो ओसाका जाते थे, हेड ऑफिस से मैनेजर्स जो थे वो सब्सिडीज विजिट करते थे, और एक फेस टू फेस मीटिंग होती थी और जजमेंट, ताकि बेहतर डिसीजंस लिए जा सकें। अब देखिए, यहाँ पे वो लोकलाइजेशन करना चाहते थे, पर्टिकुलरली जो लोकल कंपोनेंट्स हैं उनकी असेंबली, उनका शेयर जो है असेंबली में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज़ करना चाहते थे। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो है वो लोकल जो फर्म्स हैं या लोकल सब्सिडीज जो हैं वो चाहते थे कि वो
इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट की डिमांड के मुताबिक इन उसमें इजाफा करें, जहाँ आइडियाज़ दें कि नए प्रोडक्ट्स किस किस्म के होने चाहिए। इस सिलसिले में मित्सुबिशी को इतनी ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो फिलिप्स का इस सिलसिले में मुकाबला नहीं कर सके। अब जो उनके लास्ट सीईओ थे मोरिशिटा, उन्होंने कहा जी कि जो ओवरसीज सब्सिडीज़ हैं उन पे तो अब हम इनोवेशंस पे हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन इट हैज़ नॉट प्रूव टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर। इनोवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमें कोई सक्सेस नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि जी के R&D जो है वो पार्टनरशिप्स करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ उन्होंने R&D एग्रीमेंट साइन की। उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की कैलिफोर्निया में, ठीक है, उसको उन्होंने नेम डेट एज पैनासोनिक डिजिटल कॉन्सेप्ट सेंटर, ताकि वहाँ पे नए इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पे नए प्रोडक्ट्स वहाँ पे डेवलप किए जा सकें। अब देखें, इन जून 2000 कोनियो नाकामुरा, a 38-year veteran who had headed MIT नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेशन, नेम प्रेसिडेंट। अब इन्होंने भी आके जो है अपना एक नया आइडिया दिया। उनका जी वैल्यू क्रिएशन 21 प्लान दिया, और VC 21 प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी, 3 फाउंडेशंस पे लाई करेंगी, a strong technology based component business, a flexible and responsive manufacturing capability, and customer oriented solution based businesses. The new CEO emphasized the need to retain Matsuhita fully integrated value chain, justifying it with a smile curve, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट चेंज थी, उन्होंने कहा जी जो इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, चाहे वो जापान में या वर्ल्ड वाइड कहीं भी हैं, उनको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने जापान में बहुत सारे प्लांट्स बंद किए, और जो एक लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फारग किया, ठीक है, ताकि एक नई ब्रीड ऑफ मैनेजर्स जो है वो ऊपर आए, ठीक है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं जो इनएफिशिएंट हैं, जो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते, उनसे जान छुड़ाई जाए, ठीक है। और फिर उन्होंने इनोवेशंस पे उनका मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो टाइम है उसमें इनोवेशन, जो इनोवेटिव कंपनी है वही सर्वाइव करेगी, और इमिटेटर्स के लिए देयर इज़ नो रूम इन दी इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम दे वर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और हम देखते हैं कि जी के जापानीज़ की जो इकॉनमी थी वो बर्स्ट की, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट तमाम जापानीज़ कंपनी पे पड़ा। बट पैनासोनिक या मित्सुबिशी जो है उसको भी बहुत सारे लॉसेस बियर करने पड़े, ठीक है। एंड देन अगेन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से और भी मुश्किल हो गया कि ग्लोबली एक्सपेंड किया जाए, जब ग्लोबली जो सेल्स है उनको बढ़ाई जाएँ। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दोनों कंपनीज जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रीस्ट्रक्चरिंग कर रही थी, अपोजिट फिलॉसफीज़ के साथ ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन एट द एंड बोथ ऑफ देम दे आर स्टिल इन प्रॉब्लम। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस केस स्टडीज़ का, डियर स्टूडेंट्स? हम ये देखना चाहते थे कि दो दुनिया की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो हैं, फिलिप्स एंड मित्सुबिशी, वो कैसे इस्टेब्लिश हुई, विद टाइम कैसे ग्रो किया उन्होंने, और कैसे उन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। तो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। खुदा हाफिज़।